देखते हैं, अभी हमारा भूगोल और इतिहास का चल रहा है, तो इसी पर कायम रहते हुए बाद में हम देखेंगे अन्य टॉपिक्स को। पहले भूगोल इतिहास समाप्त करवाएंगे क्वेश्चंस के साथ, बीच बीच में हम डिस्कस करते जाएंगे विभिन्न टॉपिक्स को। कौन सा कथन असत्य है? सतपुड़ा श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, ये भी सही है। अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, उसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, यह भी बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा, ये पूर्वी घाट तो नहीं है, दोदा बेट्टा तो पश्चिमी घाट में है, वो भी सर्वोच्च नहीं है, दूसरे स्थान का है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का दूसरे स्थान का है, अनाईमुड़ी के बाद। ये अनाईमुड़ी दिख रहा है ना, इसके बाद का दूसरा स्थान है, लेकिन यह पश्चिमी घाट में स्थित है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है कौन? इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, देखा होगा आपने तो याद होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तमाम, हम वीडियोस देते रहते हैं वहाँ पे अपने PDF वगैरह, तो वहाँ लिंक्स आप ज्वाइन कर लें क्लिक करके टेलीग्राम के। प्लस प्लेलिस्ट हमने जो 8 बजे वाली बनाई है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियोस पुराने देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, वीडियोस आपसे कोई मिस ना होने पाए। आखिर यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा निकालना है। तो ये है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की ये अरायोकोंडा जो आपको दिख रही है, इसी को विशाखापट्टनम की भी श्रेणी कहते हैं, विशाखापट्टनम की भी चोटी कहते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। यही विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज यहीं पर स्थित, एक पठारी है उसको डॉल्फिन नोज कहते हैं, वहीं पर विशाखापट्टनम पोर्ट स्थित है। तो अरायोकोंडा या विशाखापट्टनम की चोटी इसी को बोलते हैं। तो अरायोकोंडा आए या विशाखापट्टनम चोटी आए तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो या तो अरायोकोंडा पूछेगा या तो विशाखापट्टनम, दोनों पूछ लेता है तो बवालिया क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए, या फिर करेंगे तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो डिलीट होगा या फिर ऑप्शंस जो है उसके चेंज होंगे। फिर ये है आपका अनाईमुड़ी, 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, ऊंचाई भी पूछता है। दक्षिण भारत की यही सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई जो श्रृंखला है उसी में स्थित है, और इसी श्रृंखला में जो इसके नीचे चोटी है उसको इलायची पहाड़ी, प्रसिद्ध इलायची पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ियां यहीं पर स्थित हैं। सतपुड़ा रेंज यहाँ पर है मध्य भारत में, और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, ये याद रखिएगा। और फिर है अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई याद रखिए 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है, ये असत्य है। सुमेलित नहीं है। सीन नदी मरसे लीज बंदरगाह, सही है ये तो। ओडर नदी फ्रैंकफर्ट बंदरगाह, ये भी सही। देखिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं, किस शहर में विश्व में स्थित हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये भी याद रखें, अक्सर पूछा जाता है। लायर नदी, ये फ्रांस की सबसे बड़ी लंबी नदी है, लायर नदी याद रखिएगा, फ्रांस की। सेंट नज़ारे बंदरगाह, बिल्कुल सही है। गेरून नदी, गलत है ये। नाटे बंदरगाह जो है ये लायर नदी पर ही स्थित है, ठीक है। तो लॉयर नदी किनारे सेंट नज़ारे और सेंट नांटे बंदरगाह स्थित हैं, गेरू नदी किनारे नहीं। तो यही डी आपका उत्तर हो जाएगा। अन्य जो बंदरगाह हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, जैसे टोक्यो बंदरगाह है, जापान की महत्वपूर्ण जो है, जापान की राजधानी है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो जापान की होन्शु द्वीप पर यह स्थित है, होन्शु द्वीप पर। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित है, जिसको विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कहते हैं। रॉटरडम, नीदरलैंड, राइन नदी पर स्थित है। मार्कैबो पत्तन या मार्कैबो पत्तन, ये वेनेजुएला में स्थित है, मार्कैबो झील पे। वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, और यहीं पर मार्कैबो झील पर यह मार्कैबो पत्तन स्थित है। सेंटोस बंदरगाह, यह भी दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर सेंटोस बंदरगाह समुद्री बंदरगाह है। इसे कहवा पत्तन भी, विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे कहवा का व्यापार होता है। ग्वादर बंदरगाह या ग्वादर पत्तन, ये पाकिस्तान में स्थित है, अक्सर विवादित में रहता है, विवादों में रहता है, चर्चा में रहता है। इगारका बंदरगाह रसिया में स्थित है। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है, मोंटेवीडियो उरुग्वे में स्थित है मोंटेवीडियो। जकार्ता बंदरगाह, ये इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पहले राजधानी थी जकार्ता इंडोनेशिया की,
ठीक है, अभी चेंज हो गई राजधानी उसकी, कहाँ हो गई है, अब बोर्नियो द्वीप पर घोषित कर दिया अपने नई राजधानी को उसने। ठीक है, अगला वैरा सियूल, बहुत महत्वपूर्ण है, जल विद्युत परियोजना, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो वैरा सियूल जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैरा सियूल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रावी नदी पर। महत्वपूर्ण है कि यह किस नदी किनारे स्थित है, वैरा से याद रखिए, रावे है ना, तो रावी नदी पर स्थित है, तो ये याद रखना आपके लिए सरल होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है, तो कौन सा स्थान है जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी रहेगी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागर अलग है, भूमध्य सागर के नाम से, अर्थात वहाँ के तुल्य जैसी भूमध्य सागर में जलवायु पाई जाती है, उस तरह की जलवायु जहाँ जहाँ है वो भूमध्य सागरीय जलवायु रहेगा। आपके घर के आसपास रहेगा तो आप भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। लेकिन भौगोलिक मान्यताओं में जो भौगोलिक परिभाषाओं में जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांश हैं, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, जो मध्य भूमध्य सागरीय, इनके मध्य जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर महाद्वीप जो हैं उनके पश्चिमी तटों पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। अर्थात या तो भूमध्य सागरीय पाया जाए 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, या फिर जो महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी तटों पर पाई जाए। तो इसमें से न्यूयॉर्क जो है दोस्तों, न्यूयॉर्क पूर्वी तट पर स्थित है, अमेरिका के, यूएसए का एक महत्वपूर्ण शहर है, आप जानते हैं न्यूयॉर्क, कौन नहीं जानता। तो न्यूयॉर्क ये पूर्वी तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट पे है नहीं, तो भूमध्य सागर कैसे हो सकता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, विभिन्न प्रकार की जलवायुओं की जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे, जब किसी शहर के बारे में पूछेगा उसको कोरिलेट करेंगे उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि यह इस जलवायु में आता है कि नहीं। रटने की आवश्यकता ही नहीं आपको, बस मानचित्र आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा शहर है, उसमें आएगा या नहीं आएगा। नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, पेरियार नदियों की बहने की दिशा है, किस दिशा में बहती हैं, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में नदियां बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो महत्वपूर्ण नदियां, इनके बारे में असंख्य बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में स्थित है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उससे निकल करके खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा इसकी होती है। ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में गिरती है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। दो बातें आप याद रखिएगा। ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और यह भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। और ये दो ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत की, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात है। ताप्ती मध्य प्रदेश के, और दोनों ही रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। यह भी पूछता है कि कहां से होकर बहती हैं, तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां। जुआरी नदी जो आपको दिख रही है, यह नदी पूर्व से पश्चिम यह भी बहती है, और इस नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट के हेमद बारशम में है। पश्चिमी घाट में हेमद बारशम जगह का स्थान है, वहां से यह नदी निकलती है, जुआरी नदी। और यह गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जुआरी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मांडवी की बात करें तो यह कर्नाटक के बेलगांव जिले के सोनसागर स्थान से निकलती है और अरब सागर में, कहां पर, कर्नाटक में मांडवी है। पेरियार जो है ये केरल, पेरियार स्थान बहुत फेमस है। पेरियार आंदोलन भी आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। तो पेरियार, और यहाँ पे अभ्यारण्य भी है, पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण्य। तो पेरियार केरल में पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, तो ये भी पूर्व से पश्चिम बहती है। और यह केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी जो है। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर का मिलन कहाँ होता है, तो आपको पता है कि इनका मिलन गिनी की खाड़ी में होता है। लेकिन गिनी की खाड़ी स्थित कहाँ है, तो गिनी की खाड़ी स्थित कहाँ है, तो गिनी की खाड़ी दक्षिणी अंध महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पे है गल्फ ऑफ गिनी। यहीं पर आकर के, ये तो इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और यहीं पर इनका मिलन स्थल है गल्फ ऑफ गिनी में, गिनी की खाड़ी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंध महासागर या साउथ अटलांटिक ओशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस मामले को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा गया? अर्थात किसी भारतीय की पहली न्यायिक हत्या भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया, कौन सा, किसको कहा जाता है? देखिए, चारों जो नाम है, भगत सिंह की फांसी, नंद कुमार की फांसी, खुदीराम बोस की फांसी, उधम सिंह की फांसी, ये सभी पक्षपातपूर्ण थे और इनको न्यायिक हत्या ही कहा जाता है। ढेर सारी न्यायिक हत्याएं इस तरह की गई, लेकिन पहली न्यायिक हत्या किसे कहा जाता है? अगर इसमें चुनना हो तो नंद कुमार की जो फांसी थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में की गई पहली न्यायिक हत्या कहा जाता है इसको। इतिहासकार वेबरी, जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनके द्वारा ऐसा कहा गया, भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा गया। मैटर क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स 1775 के आसपास, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके ऊपर नंद कुमार ने कुछ आरोप लगा दिया था, ठीक है ना। तो कुछ अनियमितता संबंधी, भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाया था। उसी समय वारेन हेस्टिंग्स ने एक व्यापारी को, जिसका नाम मोहन प्रसाद था, उसको उकसाया कि नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा करे। तो मोहन प्रसाद ने यही किया, नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर कर दिया। तो अब क्या किया, मुख्य न्यायाधीश जो इम्पे थे उस समय, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के उकसाने पर नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी, ठीक है ना। तो इसी फांसी को इतिहासकार जो वेवरीज थे, उन्होंने भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्योंकि इसी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अंतिम बार स्वीकृत किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वी राघवाचारी ने। किसने? वी राघवाचारी ने। ए इसका उत्तर होगा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पास हुआ था और इसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। इससे संबंधित और जो बातें पूछी जा सकती हैं कि अल हिलाल किससे संबंधित था, तो अल हिलाल दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की प्रसिद्ध पत्रिका थी और असहयोग आंदोलन का समर्थन, सहयोग और इसका प्रचार करने से संबंधित थी, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न से बनता है। किसने गांधी जी, और बाकी प्रश्न इससे क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन से हमने पहले ही करा दिए हैं, या फिर आगे याद आएगा, अन्य सीरीज में कोई प्रश्न आएगा तो उससे संबंधित डिस्कशन हो जाएगा। किसने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की आलोचना की थी? देखिए, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या फिर न्यासिता का सिद्धांत वो क्या था? देखिए, इसकी प्रेरणा गांधी जी ने उपनिषदों से ली थी। पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो न्यासिता का सिद्धांत लिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लिया था, वो कहाँ से लिया था? तो याद रखिएगा, उपनिषदों से। इसमें दरअसल बात क्या है कि इसका सार क्या है, वो यह है कि किसी वस्तु को हमको अपना, कोई वस्तु यदि हमारे पास है, हमने खरीद ली है, या हमारी संपत्ति है, पैसा है, धन है, दौलत है, उसको अपनी वस्तु न मानकर, अर्थात उसका स्वामी खुद को न मानकर उसका संरक्षक अपने आप को मानना चाहिए। अगर हम उसको अगर उसका हम संरक्षक अपने आप को मानेंगे, उस वस्तु का, उस संपत्ति का, तो इससे हमारे मन में उसके लिए आसक्ति पैदा नहीं हुई। अगर वो नुकसान हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, और कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मिल जाएगी तो उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, लालच, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, ये सब चीज़ें घटेंगी। तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, उसकी आलोचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों एनजी रंगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के नासिता के सिद्धांत या ट्रस्टीशिप सिद्धांत का जो उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास किसने किया? तो विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने इनके इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का कार्य किया। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है कि किसने न्यासिता के सिद्धांत में जीवन दान की अवधारणा जोड़ी? न्यासिता के सिद्धांत में किसने
जीवन दान की अवधारणा जोड़ी तो जयप्रकाश नारायण ने, ये आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप या नास्तिकता के सिद्धांत में जीवन दान की अवधारणा जोड़ी। तो इसका जो उत्तर होगा एनजी रंगा, सी इसका उत्तर है। एनजी रंगा ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का बाद में जो है आलोचना की थी, इसका समर्थन नहीं करते थे वो। ऑपरेशन जीरो आवर किसके विरुद्ध चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? चर्चा कर चुके हैं हालांकि एक प्रश्न में, लेकिन फिर से बता देते हैं, यह किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर ये ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो आवर। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर थे, महात्मा गांधी सहित, उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रश्न को हमने इसलिए शामिल किया है कि पूछता है कि कौन किस जेल में बंद था, किसको किस जेल में बंद किया गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। उसके अगले दिन अर्थात 9 अगस्त 1942 को सुबह ही तड़के एकदम ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया, अलग अलग जेलों में डाल दिया। जैसे महात्मा गांधी, उनकी वाइफ जो कस्तूरबा गांधी थी, और सरोजिनी नायडू, इन तीनों लोगों को आगा खां पैलेस में रखा गया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में, बिहार में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसराय था उस समय कौन था, यह भी पूछता है। तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत का वायसराय था। तो इतना आप याद रखिए। वर्ष 1928 की चर्चित नेहरू रिपोर्ट, जिसका प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हमने शामिल किया यहाँ पे। वर्ष 1928 की चर्चित नेहरू रिपोर्ट, जिसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर टीबी सप्रू ने तैयार किया था। याद रखिएगा, इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन तेज बहादुर सप्रू भी उसमें शामिल थे, उन्होंने तैयार किया था। लेकिन इसको प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, किसने इसको प्रस्तुत किया था? तो मैक्सिमम लोग आप में से मोतीलाल नेहरू को टिक करेंगे, या फिर जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा तो नेहरू के नाम से टिक कर लेंगे, वहीं गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इसको पेश किया था। नेहरू रिपोर्ट महात्मा गांधी द्वारा 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। अच्छा, इसके प्रावधान पूछता है, तो याद रखिएगा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। हालांकि मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारे जो टेस्ट में लेता हूँ ग्रुप में शेयर, जो मैं 10 प्रश्नों की या 10 मिनट की, जो 10 मिनट की सीरीज इसको बोलता हूँ, 10 प्रश्नों की नहीं, 10 मिनट तक ही ये वीडियो मैं डेली बनाऊंगा। इससे ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उतना फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 10 मिनट्स में आपको काफ़ी हम लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, इसके जो प्रमुख प्रावधान थे, भारत, सबसे पहला प्रावधान था भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले और प्रांतों व केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। तो डोमिनियन स्टेट की बात इसमें की गई थी, स्वराज की बात नहीं की गई थी, सबसे पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, यह बात की गई थी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी उसमें, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात स्त्री या पुरुष हो, उसको 21 वर्ष की उम्र में मत देने का अधिकार मिले। सार्वभौमिक मताधिकार की बात इसमें की गई थी। 21 वर्ष, जो वर्तमान में 18 वर्ष है भारत में, लेकिन उसमें 21 वर्ष की उम्र में मत देने का अधिकार सबको दिया जाए, ऐसी बात थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में याद रखनी है। अगस्त प्रस्ताव को किसने दरवाजे में जंग लगी कील कहा? अगस्त प्रस्ताव आप लोग पता है 1940 में लिनलिथगो द्वारा, जो उसमें भारत के वायसराय थे, 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसको किसने दरवाजे में जंग लगी कील कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दरवाजे में लगी कील कहा था। याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया था और मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने जहां इसको दरवाजे पे जंग लगी कील कहा था, तो वहीं मुस्लिम लीग ने कहा था कि वह भारत के विभाजन से कम
और कुछ भी नहीं स्वीकार कर सकती है। तो इस तरह से कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया था। अगस्त प्रस्तावों में जो निम्न प्रावधान थे वो जान लीजिए क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहली बात तो जो अगस्त प्रस्ताव की थी, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है, अर्थात औपनिवेशिक स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज के अधीन स्वराज देना, यह इसकी स्थापना करना इसका उद्देश्य था। दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार कर अधिक संख्या में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी, युद्ध समाप्ति पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा, जिसमें जो प्रतिनिधि रहेंगे वह भारतीय ही रहेंगे। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। हालांकि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों इसको अस्वीकृत कर दिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।